Hello students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back today with a new lecture, rather the second last lecture of this topic, respiration. So in the last video we have completed with the Krebs cycle, and now we have to see the last step, that is the ETS, electron transport chain. Now why it is called as so, ये अभी तुम्हें इस लेक्चर में ही समझेगा. प्लस हमने ऑलरेडी देखा था कि ग्लाइकोलिसिस में 8 ATPs मिल जाते हैं एंड देन 30 ATPs आर फॉर्म्ड इन दी Krebs साइकिल. पर उसमें मैंने बताया था आउट ऑफ दोस 30 28 of them are formed actually in this ETS because that was in a reduced form, that is in the form of NADH2 and FADH2. वो store होता है and then that hydrogen, that NADH2 and FADH2 is now used in the ETS to form ATPs. ठीक है, तो कैसे ये होता है? Let's see this. Now for that reason you have to first understand कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं. अब हम क्या देख रहे हैं, ठीक से देखो. तो ये थोड़ा मैं रब कर रहा हूँ जस्ट दिखाने के लिए, कोई और जगह है नहीं. So this is suppose the mitochondrias and this is the inner membrane, as we all know, cristae. So what I have drawn over here is suppose this region. Means I have drawn the cristae. So this membrane which you are seeing, जो डबल membrane तुम्हें दिख रही है, वो है ये cristae. ऊपर वाली जगह ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच की ये जो खाली जगह है, ये बीच की खाली जगह, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसके बाहर वाला. एंड अंदर जो है ये मैट्रिक्स है. तो ये जो निचला हिस्सा पूरा है ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है. होप सो तुम्हें समझा है मैंने क्या ड्रॉ किया है. सो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे मैंने ड्रॉ किया है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस क्रिस्टे में एम्बेडेड है. एम्बेडेड मतलब उसके अंदर मतलब लेयर के बीच बीच में ये रखे गए हैं. सबको दिख रहा है? सो हम लोग देखते हैं कि ये है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या लगता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हम पहले वो देख रहे हैं. नाउ इसमें टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस, टेक्निकली बोलते हैं 4 कॉम्प्लेक्स और एक एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं, या 5 कॉम्प्लेक्सेस यू कैन कॉल इट. कॉम्प्लेक्स नंबर 1 इज दिस, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5. हर एक का नाम देखो क्या है. कॉम्प्लेक्स 1 को हम बोलते हैं NADH dehydrogenase complex. Technically this is an enzyme. जो NADH2 को NAD में कन्वर्ट करने के लिए डिजाइन है. सो कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स भी है जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स है, तो इसलिए हम उसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. पहला है NADH dehydrogenase complex. नाउ ये कॉम्प्लेक्स सिर्फ काम आएगा जब FAD, हमको पता है 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, NADH2 एंड FADH2. तो जब FADH2 से वो हाइड्रोजन निकलेगा तो ये NADH2 को ये संभालेगा, FADH2 को ये कॉम्प्लेक्स 2 संभालेगा. ऑब्वियसली दिस इज नोन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को भी एक नाम है, रुको मैं लिख देता हूं. इट इज नोन एज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, समझ में आया? तो कॉम्प्लेक्स 2 का ये नाम है. कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स 5 इज ATP सिंथेटेज मॉलिक्यूल, जो एंजाइम है, प्रोटीन है जो ATP सिंथेसिस कराएगा. तो हमको वही तो करना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से यही बनता है, दैट इज ATP. अब कैसे होता है ठीक से देखो. अब हम पहले सिर्फ NADH की बात करते हैं. पहले हम देखते हैं NADH2 से, हम पहले देखते हैं NADH2 से ATPs कैसे बनते हैं. तब उसके लिए कॉम्प्लेक्स 2 को भूल जाओ. कॉम्प्लेक्स 2 इज रिलेटेड विद FAD, सो उसे तुम छोड़ दो. मींस जब हम NADH2 देखेंगे तो हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5 इन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है, कॉम्प्लेक्स 2 का नहीं है. Now apart from this complex which you see are embedded in the membrane, there are some mobile electron carriers, मतलब जो हिल सकते हैं, मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं. वो ये 2 है. एक है ubiquinone, या हम इसे कोएंजाइम क्यूनॉन भी बोलते हैं, या हम उसे यूबीक्यूनॉन भी बोलते हैं.
और एक साइटोक्रोम सी करके मॉलिक्यूल है जो मोबाइल मींस दिस कैन मूव, दीस कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट मूव फ्रॉम द मेम्ब्रेन, दे कैन नॉट मूव, दे आर गोइंग टू जस्ट स्टे ओवर देयर, बट ये जो येलो कलर के दो निकाले हैं मैंने, दे आर द मोबाइल इलेक्ट्रॉन गैस, सो दे आर गोइंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैसे, वो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हम पहले देखते हैं NADH2 से ATP कैसे बनता है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने बोला कॉम्प्लेक्स 2 को छोड़ देंगे, तो देखो क्या होगा, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है ना, क्रेब्स साइकिल यहाँ हुआ है, एंड क्रेब्स साइकिल का नतीजा ये है कि यू आर गेटिंग NADH। वो कैसा होता है, NADH प्लस H प्लस होता है। नाउ NADH अपने 2 हाइड्रोजन्स यहाँ दे देगा, अब वो जो हाइड्रोजन्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे इनटू 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो जो H2 है वो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो जाएगा, स्प्लिट। तो तुम देख रहे हो H प्लस तो मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंच गया है, मतलब जो H प्लस आयंस है वो यहाँ पहुंच जा दिए जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले लेगा FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का ये कॉम्प्लेक्स है। तो पहले वो इलेक्ट्रॉन्स, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पकड़ो, मतलब ये 2 बार साइकिल होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, सो इस तरीके से हो जाएगा। सो FMN वो इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन FeS आयन सल्फाइड मॉलिक्यूल को देगा, एंड देन ही विल ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रॉन टू ubiquinone। अब याद रखो ubiquinone एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, तो पहला इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा पहुंच जाएगा। Once this happen, this is going to travel over here, चलिए लो चौक कहीं नहीं, ठीक है, मैं इससे दिखा रहा हूं। सो फिर ये जो ubiquinone है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन अक्वायर कर लेगा, एंड वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी ट्रांसफर्ड टू साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B which is of complex 3। तो complex 1 से complex 3 तक इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर करने का काम ubiquinone का है। वो ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको, एंड फिर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तुम बोलोगे सर बीच में हाइड्रोजन कहां से आया, मैट्रिक्स से उठा लेगा, ये मैट्रिक्स में तो बहुत पड़े हैं, सो ये हाइड्रोजन उठा लेगा, एंड फिर ये हाइड्रोजन यहां से 2H प्लस बनकर, मैंने यहां लिखा भी था, 2H प्लस बनकर निकलेगा, फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, वो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को देगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 को देगा, जो एक्चुअली इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में है, ये बाहर की तरफ है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर ये ट्रैवल करेगा एंड इट विल रीच द कॉम्प्लेक्स ओवर हियर, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स 4 को ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स 4 में अगर देखें 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो देखो यहां से 2 पहुंच गए थे, तो वो दोनों यहां से यहां तक आएंगे, फिर वापस और एक NADH2, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पहुंचेंगे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर ऑब्वियसली ये पहले लेगा साइटोक्रोम A, फिर A3, और फिर ये ले लेगा कॉपर। अब कॉपर ये रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला है, तो ये क्या करेगा, यहां से कितने 8H प्लस पहले तो लेगा, एंड एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेगा, ऑक्सीजन अभी जो हमने ब्रीथ करके लाया है, तो देखो ऑक्सीजन एकदम आखिर में, ग्लाइकोलिसिस में कई ऑक्सीजन यूज हुआ नहीं, क्रेब्स साइकिल में कई ऑक्सीजन यूज हुआ नहीं, ETS में भी इतने देर तक कुछ नहीं, डायरेक्टली सिर्फ लास्ट स्टेप, ये लास्ट स्टेप है वहां पे, तो अभी एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेगा, एंड दूसरा ऑक्सीजन और 2, मतलब 4 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे मैंने क्या बोला 4 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो ऐसे करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जमा होंगे, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4H प्लस 2 ऑक्सीजन्स, ये O2 मिलकर क्या कन्वर्ट होगा, इट विल फॉर्म 2H2O, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 पानी, और इसमें देखोगे तो 4H प्लस खाली बैठे हैं, तो वो जो 4H प्लस है ये रिलीज हो गए इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में वो बचे हुए 4, देखो ना हिसाब किताब क्लियर है, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन 4H प्लस लेंगे, और ये 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 पानी देंगे, पानी मैट्रिक्स में आएगा, पानी तो चाहिए सेल को, तो ये मैट्रिक्स में रह जाएगा,
बचे जो 4H प्लस है वो यहां से। सो इनडायरेक्टली हर एक कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या कर रहा है, मैट्रिक्स से हाइड्रोजन उठा के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ऐड कर रहा है। अब इसके कारण क्या होता है, जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां पे बहुत ज्यादा हाइड्रोजन जमा हो जाता है एंड देन इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हाइड्रोजन्स भर के है जबकि मैट्रिक्स में हाइड्रोजन ऑलमोस्ट कम है, नेग्लिजिबल या थोड़ा बहुत है। So there is a high concentration of hydrogen over here, low concentration of hydrogen over here, and this potential gradient or this proton gradient will start the ATP synthetase. ATP synthetase is a molecule which will now work on hydrogen gradient. तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन्स को जब अंदर लेगा तो in that response ये ADP plus PI करके ATP का जनरेशन करेगा। मतलब जब हाइड्रोजन, अब ऑब्वियसली इसको बैलेंस करना है, यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ H प्लस यहाँ पे लो है, सो जब वो हाइड्रोजन लेगा तो वो एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में डेवलप होगी वो एनर्जी का इस्तेमाल करेगा टू फॉस्फोराइलेट ADP टू फॉर्म ATP, और फिर ये ATP माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर रहेगा। इस तरीके से ATP जनरेट होता है फ्रॉम NADH2। एक बार वापस बता रहा हूं, ठीक से ध्यान दो। NADH2 से 2H निकलेंगे, 2H ऑब्वियसली दैट हाइड्रोजन विल फॉर्म 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। H प्लस को तो ये पंप कर देगा बाहर इनटू द इंटर मींस आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन है तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पे ये हाइड्रोजन पंप कर देगा। इलेक्ट्रॉन पहले FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड उठाएगा, फिर iron sulfide उठाएगा and then it will pass it on to this mobile electron carrier that is ubiquinone। ubiquinone ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेगेटिवली चार्ज रहेगा तो मैट्रिक्स से कुछ H प्लस उठा लेगा और वो यहाँ पहुंच जाएगा एज UbH2। ये हाइड्रोजन बाहर नहीं दे रहा है, तो ठीक से देखो, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा अंदर कॉम्प्लेक्स में, वहां पे ये भी स्प्लिट होगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ये कॉम्प्लेक्स वो 2H प्लस को बाहर करेगा, कॉम्प्लेक्स 2H को बाहर कर रहा है एंड वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है फिर साइटोक्रोम B लेगा, फिर FeS लेगा, फिर साइटोक्रोम C1 लेगा। अब साइटोक्रोम C एट ए टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है तो इसको 2 बार आना पड़ेगा। जो पहला इलेक्ट्रॉन आएगा ये लेके यहाँ पहुंच के इधर देगा, वापस वो यहाँ आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, इट विल अगेन रीच ओवर हियर। ऐसे करके 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने ट्रांसपोर्ट किए, पर यहाँ पे काम करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इट विल वेट टिल 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स कम। ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन अब यहाँ है तो साइटोक्रोम A, फिर A3 एंड कॉपर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8H प्लस आयंस फ्रॉम द मैट्रिक्स विल बी टेकन अप। 8 में से 4H प्लस को 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4H होगा एंड O2 विल गिव यू 2H2। तो हियर यू कैन सी 4 हाइड्रोजन्स एंड 2 ऑक्सीजन्स। 4H प्लस रह गए, उनको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला बट उसको अंदर तो लिया गया था तो उसको बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, तो इट आल्सो एक्ट्स लाइक एन हाइड्रोजन पंप। सो इस तरीके से तुम देख रहे हो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एक ही काम कर रहे हैं, मैट्रिक्स का हाइड्रोजन उठाकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल रहे हैं ताकि हाइड्रोजन ग्रेडियंट बढ़े, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़े इन दिस स्पेस। एंड नेचुरल टेंडेंसी होती है एवरीथिंग गोस फ्रॉम हाई टू लो। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है जिसे अपन ATP सिंथेटेज, इट्स एन एंजाइम जिसे अपन F1 पार्टिकल्स जो हम बोलते हैं, ये F0 ये F1 पार्टिकल है, ऑक्सीजन जो हमने पढ़ा था स्टॉक वगैरह ये। अब हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस विल रश इन इनटू दिस एंजाइम एंड इट दे विल बी पुश्ड इन, बट ड्यूरिंग दैट टाइम जो इसकी एनर्जी जनरेट हुई है वो एनर्जी का इस्तेमाल इन्हें फॉस्फोराइलेट करने में किया जाएगा and that will lead to formation of ATP। सबको समझा है? अब ये तो हो गया NADH2 का। अब FAD के वक्त क्या होगा, अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर, कॉम्प्लेक्स 1 का कोई रोल नहीं। अब कॉम्प्लेक्स 2, 3, 4 एंड 5 ये FAD के लिए। तो हमको पता है जब सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनता है तो FADH2 बनता है। सो जब यहां बन रहा है तो FADH2 बनेगा, ठीक है। FADH2 बनेगा तो वापस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इसके पास और यहां से इलेक्ट्रॉन ये वापस ubiquinone को देगा। FAD का भी जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो ubiquinone, ये फिर बाकी प्रोसेस सेम है।
और फिर ये क्या करेगा, ये बचे हुए हाइड्रोजन्स को ये भी बाहर, मतलब कॉम्प्लेक्स 2 भी हाइड्रोजन्स को बाहर फेंकेगा। सो बाकी प्रोसेस तो वही है, बट सिर्फ यहाँ पे कैसे होगा, FAD से FAS, फिर UbQ-non, फिर डायरेक्ट साइटोक्रोम B, FAS, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3 एंड CU वापस उसको पानी करेगा। इसने भी हाइड्रोजन को ही बाहर फेंका है, तो उस ग्रेडियंट के कारण 2 ATPs बनेंगे। यहां से आते आते 3 ATPs वहां पे जनरेट होंगे। सो NADH2 से ये प्रोसेस जब तक यहां तक आता है, इतने हाइड्रोजन आएंगे कि उससे 3 ATPs बन सके। मतलब NADH2 मतलब कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 इतने हाइड्रोजन्स पंप कर देते हैं कि जब ये हाइड्रोजन एंटर करे 3 ATP बन सकते हैं। जबकि ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा तो 2 ATP बने, इतने हाइड्रोजन्स वो बाहर छोड़ देगा। एंड फिर वो हाइड्रोजन जब अंदर बाहर से अंदर आते हैं मैट्रिक्स में, सो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल मेक दोस ATPs। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, होप सो ये सबको समझा है। डायग्राम ऑलरेडी मैंने निकाला था, क्योंकि बुक में डायग्राम अलग है, कंफ्यूज करेगा तुम्हें, इसलिए मैंने सेपरेट हॉरिजॉन्टल निकाला है। टेक्स्ट बुक का ऐसा वर्टिकल दिया है, वो भी क्लियरली प्रिंटेड भी नहीं है। सो आई विल जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन। ये एक क्रिस्टे है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे होते हैं, ये वो F1 पार्टिकल्स है, F1 कॉम्प्लेक्स जो ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बनता है। 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके अलावा, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 होता है NADH2 डिहाइड्रोजिनेज का कॉम्प्लेक्स, जो NADH को तोड़ेगा, ठीक है। सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स FAD वाला है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। और ठीक से देखो, ये इनर साइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, बाकी सब मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, ये अंदर की तरफ है, ठीक है। ये याद रखो, MCQs में ये तक छोटा छोटा पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। देखो कैसे होगा, NADH2 टूटेगा, अपने इलेक्ट्रॉन वो FNM और इसको देगा, हाइड्रोजन बाहर पुश आउट हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन UbQ-non लेगा, वो इसे ट्रांसपोर्ट करेगा टू कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 2 का इसमें कोई रोल नहीं फॉर NADH2। वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ देगा तो 2H+ यहाँ, मतलब एक्चुअली वो हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन यहाँ स्प्लिट होगा 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन H+ तो बाहर फेंक दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ साइटोक्रोम B, फिर FAS साइटोक्रोम C1 को ये पास ऑन होगा एंड देन साइटोक्रोम C ले लेगा। नाउ दिस इज एन मोबाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम वो लेके जाएगा, वापस आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, वापस जाएगा। इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। देन इट विल सेंड टू A, देन A3, देन कॉपर। अब यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन को होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो यहाँ से जब 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो 8H+ मैट्रिक्स से उठाए जाएंगे, ऑक्सीजन जो हमने ब्रीदिंग से लिया ही था, ये ऑक्सीजन आएगा, 4H+ और O2 विल फॉर्म वाटर, 4 बचे हुए H+ बाहर पंप आउट हो जाएंगे। तो इससे इतना हाइड्रोजन ग्रेडियंट पैदा हो गया है कि वो देयर इज हायर कंसंट्रेशन इन द इनर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स में कम है। सो फॉर दैट रीजन अब क्या होगा, ये यहां से अंदर आने की कोशिश करेगा। नेचुरल टेंडेंसी होती है सब्सटेंसेस की गो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, एंड जब वो ऐसा होगा तो ATP का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। सो वो प्रोटॉन ग्रेडियंट काम आता है टू जनरेट ATP, पर वो इनसे शुरू होता है। FAD के लिए ये बाईपास होगा, यहां से शुरू होके UbQ-non और बाकी का प्रोसेस सेम है। तो होप सो गाइस ETS सबको समझा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। होप सो सबको समझा होगा। सो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू लेटर गाइस।